आज हम उपसर्ग का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 1 में मैं उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के प्रकार तथा उपसर्ग पहचानने के कुछ ट्रिक बताई हूँ। इस वीडियो में भी हम उपसर्ग पहचानने के कुछ और ट्रिक समझेंगे, क्योंकि मुझे लगा कि एक वीडियो में उपसर्ग पहचानने के सारे ट्रिक नहीं बताए जा सकते हैं। इसलिए इसका पार्ट 2 भी बना रही हूँ, जिसमें इसमें भी हम लोग केवल उपसर्ग पहचानने का ट्रिक ही जानेंगे, क्योंकि उपसर्ग काफ़ी विस्तार है। उपसर्ग का ऐसा नहीं है कि बस हम उपसर्ग जान गए कि जो शब्द के पहले जुड़ जाता है, जो शब्दांश वो उपसर्ग हो जाता है, ऐसा नहीं है। उपसर्ग पहचानने के बहुत सारे ट्रिक होते हैं जो एक वीडियो में नहीं आ सकते थे। इसलिए पार्ट 2 में भी हम उपसर्ग के कुछ और ट्रिक समझेंगे। उसके बाद जितने भी उपसर्ग के प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव और विदेशज या उर्दू के जो भी उपसर्ग हैं, इसके बाद अलग अलग वीडियो में सारा आपको मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से नोट्स भी बना सकते हैं। तो अभी तो इस पार्ट 2 में हम केवल उपसर्ग पहचानने के कुछ और नए नियम देखेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा ट्रिक देखेंगे। देखिए, सबसे पहले उपसर्ग के बारे में जो बात ध्यान रखना है उसको आप देख लीजिए। इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा कि प्रायः उपसर्ग विधि से बने हुए शब्द का, प्रायः उपसर्ग यानी कि जो उपसर्ग विधि से जो हमारा शब्द बन रहा है, ये नोट करने वाली चीज़ है। इसको जरूर आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। प्रायः उपसर्ग विधि से बने हुए शब्द का अर्थ, बने हुए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ, उपसर्ग के भावार्थ यानी उपसर्ग आप समझ रहे हैं ना, जो शब्दांश होते हैं जो आगे जुड़ते हैं। मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि उपसर्ग के भी अपने अर्थ होते हैं। तो वही कह रहा है कि उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द के अर्थ, और जिस मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ा जाता है, उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द के अर्थ के आसपास होता है। अर्थ के आसपास होता है। जैसे समझ लीजिए कि क्या कह रहा है कि प्रायः उपसर्ग विधि से बने हुए शब्द, यानी जो उपसर्ग लगा के जो हम शब्द बनाते हैं, अगर उनका हम अर्थ निकालते हैं तो वह उपसर्ग तथा मूल शब्द के अर्थ के आसपास ही उसका अर्थ मिलता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उससे अलग हट के अर्थ मिलेगा। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए कि सत्य है, सत्य, उसमें हम अ उपसर्ग जोड़ देते हैं, और सत्य में अ उपसर्ग जोड़ देते हैं, अ प्लस सत्य। अब सत्य में हमारा कौन सा उपसर्ग जुटा है? अ उपसर्ग। अ का अर्थ क्या होता है? अ का अर्थ हमेशा निषेध से, नहीं से होता है। कहीं भी अ लग जाए उसका अर्थ नहीं से होता है, निषेध से होता है। तो अ का अर्थ है नहीं, और सत्य का अर्थ आप जानते हैं कि सत्य, सच। अगर इसको मिला के शब्द बनता है, शब्द क्या बनेगा? नया शब्द क्या बनेगा? असत्य। नया शब्द आपका बन जाएगा असत्य। यानी इसका जो उपसर्ग है अ का अर्थ नहीं और सत्य का अर्थ सच, यानी जो सच नहीं है। आप असत्य का अर्थ देखेंगे कि मूल शब्द और उपसर्ग दोनों के आसपास ही इसका अर्थ है। ऐसा नहीं है कि जैसे दुकान है, एक और आप उदाहरण देख सकते हैं कि दुकान, मान लीजिए कि दुकान है। अब अगर आप कहते हैं कि इसमें दो उपसर्ग जुड़ा है, तो दो का अर्थ दो से भी होता है या बुरा से भी होता है, और कान का अर्थ आपके पास जो कान है। लेकिन क्या अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो बुरा कान होता है क्या? दुकान का अर्थ बिल्कुल नहीं होता है। दुकान का अर्थ जो हम एक व्यापार का जरिया होता है, जिसके द्वारा हम व्यापार करते हैं। तो दुकान में कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका अलग अलग करके अर्थ निकालते हैं तो ना ही उपसर्ग के
का भाव इसमें निकलता है और न ही मूल शब्द का भाव। दुकान से उसका कोई मतलब ही नहीं है, हमारे कान और बुरे से। तो दुकान शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ जो है वह बिल्कुल अलग है। तो ऐसे हम पहचान लेते हैं कि किस में उपसर्ग है किस शब्द में और किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। दोनों का उदाहरण मैं आपके सामने दे दी हूँ कि अगर दुकान शब्द आता है तो कान से और बुरे से दुकान का क्या अर्थ है, उसका अर्थ उपसर्ग और मूल शब्द के आसपास नहीं है। तो यह चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि प्रायः उपसर्ग विधि से बने हुए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द के अर्थ के आसपास ही होता है। अब दूसरी बात उपसर्ग पहचानने का, एक तो उपसर्ग संधि युक्त होता है। उपसर्ग दो प्रकार के होते हैं। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग दो प्रकार के होते हैं। पहला संधि युक्त और दूसरा संधि रहित। उपसर्ग हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक तो संधि युक्त जो संधि से बना है और दूसरा संधि रहित जिसमें संधि नहीं होता है। अब देखिए कि ऐसे उदाहरण जहाँ की हमको डायरेक्ट उपसर्ग दिखाई दे देता है वह संधि रहित होता है। संधि रहित हमको जहाँ अभी उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे, जहाँ स्पष्ट हमको उपसर्ग दिखाई देता है वह कौन सा होता है? संधि रहित होता है, यानी उसमें संधि नहीं होता है। और जिसमें उपसर्ग स्पष्ट दिखाई नहीं देता है वह संधि युक्त होता है, यानी संधि से बना हुआ वह उपसर्ग होता है। जैसे अत्यधिक है, जैसे अत्यधिक। अब अगर अत्यधिक में पूछा जाए कि उपसर्ग कौन सा है, तो अगर आप और मान लेते हैं कि इसमें अ उपसर्ग है, तो क्या अत्यधिक कोई शब्द होता है? कोई शब्द नहीं होता है। तो इसमें उपसर्ग होगा अति प्लस अधिक। तो इसमें हमको अति दिखाई नहीं दे रहा है, अति प्लस अधिक, यह हमारे यण संधि का नियम है। अति प्लस अधिक, इसमें अति उपसर्ग है लेकिन आपको अति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यह संधि युक्त है, यानी यह संधि से बना हुआ उपसर्ग है। क्योंकि यण संधि का नियम है कि जब भी छोटी ई या बड़ी ई किसी भी स्वर से मेल होता है तो वह य में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? य में। यण संधि का नियम है, यानी यह संधि युक्त है, संधि से बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं अतिकाल है, इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि अतिकाल है, अतिरिक्त है, अतिरिक्त है, इस दोनों में आप देखेंगे कि अति जो उपसर्ग है वह स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे रहा है। आप आसानी से बता सकते हैं कि अति उपसर्ग है और काल जो है वह मूल शब्द है। अति उपसर्ग है और रिक्त जो है वह मूल शब्द है। इसमें हमको स्पष्ट रूप से अति उपसर्ग दिखाई दे रहा है, तो यह संधि रहित हो गया, यानी यह संधि के विधि से नहीं बना हुआ है। अत्यधिक है, अत्यंत है, इसमें हमको अति जो उपसर्ग है वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तो यह संधि युक्त है। दो चीज जो सबसे आवश्यक होता है संधि के लिए वह आप समझ गए। पहला क्या कि प्रायः उपसर्ग विधि से बने हुए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द के अर्थ के आसपास होता है। जैसे मैं बताई हूँ, असत्य जो उपसर्ग है अ और सत्य मूल शब्द है, दोनों का अगर हम अर्थ मिलाते हैं तो उपसर्ग और मूल शब्द के आसपास ही हमको इसका अर्थ मिलता है। लेकिन दुकान शब्द है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि दु इसमें उपसर्ग है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका जो अर्थ है वह न तो उपसर्ग के आसपास है और न ही मूल शब्द के आसपास है, तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि जितने भी शब्द हैं हिंदी में
सब में उपसर्ग होता ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई उपसर्ग नहीं होता है। दूसरी बात समझने योग्य कि एक तो उपसर्ग जो संधि युक्त होता है और दूसरा जो संधि रहित होता है। जिसमें स्पष्ट हमको सॉरी उपसर्ग दिखाई देता है वह संधि रहित होता है, यानी उसमें संधि नहीं होता है। और जिसमें हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है वह संधि युक्त होता है, यानी संधि से बना हुआ उपसर्ग होता है। एक और देख लीजिए उदाहरण, अतीत। अतीत, मान लीजिए अतीत आपके सामने आ जाए और पूछा जाए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो कहीं भी आप उपसर्ग में देखेंगे कि तो में बड़ी ई की मात्रा नहीं होती है। कहीं भी आप उपसर्ग देखेंगे, जितना भी उपसर्ग है, आगे आपको सारे उपसर्ग बताए जाएंगे। आगे की वीडियो में सारे उपसर्ग बताए जाएंगे कि संस्कृत में कितने होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं, उर्दू में कौन कौन से होते हैं। तो में बड़ी ई की मात्रा कहीं भी उपसर्ग में नहीं मिलेगी, हमेशा अति होता है, न कि अति होता है। तो अब अतीत में तो आपको तो में बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही है, तो क्या आप अति बताएंगे कि इसमें अति उपसर्ग है? नहीं, इसमें भी अति उपसर्ग है, इसमें भी यह दीर्घ संधि का नियम है। अति प्लस इत, जब भी ई का मेल होता है तो आप जानते होंगे कि वह दीर्घ ई में यानी बड़ी ई में बदल जाता है। यह भी संधि युक्त उपसर्ग है। जब भी ह्रस्व या दीर्घ ई का मेल होता है, आप दीर्घ संधि में पढ़े होंगे, तो वह दीर्घ ई में ही बदल जाता है। तो कभी भी भूल से आप अति उपसर्ग नहीं लिखेंगे। अति यानी बड़ी ई, अति हमेशा उपसर्ग अति होता है, यानी तो पे छोटी ई की ही मात्रा होती है। तो ये तो आप समझ गए। अब एक और चीज जिसमें संधि युक्त होते हुए भी, एक तो संधि युक्त उपसर्ग है जो आप बता सकते हैं, एक और नियम है कि जो संधि से बना हुआ उपसर्ग होगा लेकिन आप संधि का नियम उसमें नहीं बताएंगे। यह तीसरी जरूरी बात है उपसर्ग में, ध्यान रखने योग्य। आप आगे कुछ उदाहरण के साथ देखिए इसको। तो कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो संधि के नियम से तो बने हैं, लेकिन वहाँ हम उपसर्ग में संधि का नियम नहीं लिख सकते हैं। कुछ में लिखेंगे, जैसे अभी मैं बताई हूँ आपको आगे कि अति है, अभी है, अधि है, ऐसे उपसर्ग हैं जो संधि के नियम से बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो देखने में तो आपको संधि जैसा लगेंगे, लेकिन उसमें आपको उपसर्ग संधि के नियम से बिल्कुल नहीं लिखना है। कुछ उपसर्ग है जो कि आप लिखेंगे, जैसे मैं बता चुकी हूँ पहले, और कुछ उपसर्ग फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि देखने में तो संधि के नियम जैसा लगेगा, लेकिन उसमें संधि का नियम नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक शब्द आ जाए कि दुशासन में कौन सा उपसर्ग है। अगर आपके सामने एक शब्द आ जाता है कि दुशासन में कौन सा उपसर्ग है, दुशासन में कौन सा उपसर्ग है, तो चार ऑप्शन मान लीजिए आपके सामने आ जाएगा। आपके सामने चार ऑप्शन दे दिया जाएगा। पहला हो जाएगा दो, पहला उपसर्ग दे दिया आपके सामने दो। दूसरा दे दिया ऑप्शन दुह, दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया? दुह। तीसरा ऑप्शन हो गया दुष, तीसरा ऑप्शन क्या हो गया? दुष। और चौथा ऑप्शन भी हो गया दुष। वह दुष हो गया और यह दुष हो गया। अब आपको बताना है कि दुशासन में कौन सा उपसर्ग है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। तो अगर आप संधि पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि दुह प्लस शासन
दुशासन हो जाता है। यह विसर्ग संधि का नियम है। तो आप कहेंगे कि आप तो पहले बताई थी कि संधि युक्त होता है और संधि रहित होता है। हाँ ठीक है, मैं बताई थी, लेकिन मैं ये भी बता रही हूँ कि किसमें संधि युक्त नियम लगता है। जैसे अति है, अभि है, अधि है, इसमें आपका यड़ संधि का नियम लगेगा, क्योंकि इसमें ई है और ई का मेल जब किसी भी स्वर के साथ होता है तो वह य में बदल जाता है। तो इसमें तो लगेगा, क्योंकि हमारे सामने उपसर्ग में दिखाई दे रहा है, अति, अभि, अधि दिखाई दे रहा है। अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमको जो उपसर्ग है वह संधि के नियम में भी उपसर्ग मिल जाएगा। मान लीजिए कि अति प्लस अंत अत्यंत होता है, तो अति उपसर्ग में भी है और अति हमारे संधि में भी है। यही बात ध्यान देने योग्य है कि जो अति है हमारे उपसर्ग में भी है। यहाँ उपसर्ग में स्पष्ट आपको अति शब्द दिखाई, इसीलिए मैं कुछ उपसर्ग लिख दी हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो अति शब्द हमारे उपसर्ग में भी है और अति शब्द हमारे संधि में भी है, दोनों मिल रहा है, तो इसमें अति उपसर्ग हो जाएगा। यह संधि युक्त है, यानी संधि से बना हुआ है। लेकिन क्या दुह प्लस शासन दुशासन तो होता है? क्या कहीं उपसर्ग में आपको दुह उपसर्ग दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जितना भी उपसर्ग ऊपर लिखा गया है, क्या उसमें कहीं आपको दु या दुह उपसर्ग दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है ना? तो भले ही यह संधि के नियम से बना है, विसर्ग संधि के नियम से, लेकिन हमारे उपसर्ग में कहीं दु या दुह शब्द है ही नहीं, या फिर दुष बड़ा सा भी नहीं है। तो इसमें उपसर्ग कौन सा होगा? दुष। चौथा ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि दुष जो है वह हमारे उपसर्ग में है। दुष जो है वह हमारे उपसर्ग में है। दु प्लस शासन तो होगा नहीं। अगर हम संधि के नियम से भी देखें तो दु तो हमारा विसर्ग होता है, सॉरी उपसर्ग होता है। दु केवल जो शब्द है वह हमारा उपसर्ग तो होता है, लेकिन दु प्लस शासन दुशासन होगा नहीं। अगर हम संधि के नियम से भी देखें तो दुह प्लस शासन दुशासन होता है, और दुह जो है वह हमारे कहीं भी उपसर्ग में है ही नहीं। दुह शब्द जो है वह हमारे उपसर्ग में कहीं नहीं है, इसलिए यह संधि युक्त होते हुए भी इसमें हम उपसर्ग संधि युक्त नहीं बता सकते हैं, तो इसका उपसर्ग होगा दुस। एक और उदाहरण आप देखिए, समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग ना, कि दु तो उपसर्ग होता है। मैं मान रही हूँ कि अगर ऑप्शन में दु है तो दु उपसर्ग होता है, लेकिन क्या दु प्लस शासन दुशासन होगा? नहीं होगा। संधि के नियम से, विसर्ग संधि के नियम से दुह प्लस शासन दुशासन होता है, और दुह शब्द हमारे उपसर्ग में कहीं नहीं है, इसलिए यहाँ संधि युक्त होते हुए भी यहाँ संधि के माध्यम से हम उपसर्ग नहीं बताएंगे, इसमें उपसर्ग आपका दुष होगा। एक और उदाहरण देखिए, निःशुल्क, निःशुल्क। मान लीजिए आपके सामने शब्द आ जाए निःशुल्क। अब इसमें चार ऑप्शन आपको दे दिया जाए, नी, निह, निह, निश, निश और निश, निश और निश। चार उदाहरण आपके सामने दे दिया जाए। तो पहली बात तो ध्यान देने हो कि निःशुल्क, निःशुल्क तो होता ही नहीं है, तो नी तो होगा ही नहीं, क्योंकि नी प्लस शुल्क निःशुल्क नहीं होता है। अगर हम संधि के नियम से देखें तो निह प्लस शुल्क तो होता है निःशुल्क, निह प्लस शुल्क निःशुल्क होता है, विसर्ग संधि का नियम है। लेकिन क्या निह शब्द कहीं हमारे उपसर्ग में है? नहीं है। अगर निह शब्द हमारे उपसर्ग में नहीं है तो उपसर्ग के विधि से
बना हुआ है, लेकिन यहाँ जो इसका उपसर्ग होगा वह संधि युक्त नहीं होगा, संधि रहित है, क्योंकि निह हमारे संधि में कहीं है ही नहीं। सॉरी, उपसर्ग में। संधि में तो है, निह प्लस शुल्क निःशुल्क होता है, जो विसर्ग संधि का नियम है। लेकिन निह शब्द जो है वह हमारे यहाँ उपसर्ग में कहीं नहीं है, इसलिए निह भी नहीं होगा। निश बड़ा स्व भी में कहीं भी हमारे उपसर्ग में नहीं आता है, इसलिए आपका सही ऑप्शन 3 होगा, निश। उपसर्ग में देखिए निश शब्द आपको दिखाई देगा। तो इस तरह हम उपसर्ग को पहचान लेते हैं कि संधि के नियम से बना तो है, दुह बना है, दुह प्लस शासन दुशासन, निह प्लस शुल्क निःशुल्क, लेकिन क्या दुह और निह कहीं आता है हमारे विसर्ग में, सॉरी उपसर्ग में? अगर नहीं आता है तो यह संधि का नियम यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ उपसर्ग हम ढूंढेंगे तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो सकता है? नी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो निश होगा, छोटा वाला सा होगा, निश प्लस शुल्क निःशुल्क। एक और चीज, अगर इतना सब आप ध्यान से देख लेते हैं तो बिल्कुल आप उपसर्ग पहचान जाएंगे। एक और चीज, अगर अप्रत्याशित शब्द मान लीजिए आपके सामने दे देता है, अप्रत्याशित, अब इसमें अगर पूछता है कि इसका मूल शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है, तो अगर हम अ उपसर्ग निकाल देते हैं तो प्रत्याशित कोई मूल शब्द नहीं होता है, क्योंकि इसमें प्रत्यय भी इत लगा हुआ है। तो इसको हम अलग अलग करके देखेंगे। इसमें 2 उपसर्ग लगा हुआ है, पहला अ, दूसरा प्रति प्लस आशा, आशा। अब यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ ई का मेल स्वर से हो रहा है। मैं क्या बताई थी कि कहीं भी जब ई का मेल स्वर के साथ होता है तो ई हमेशा य में चेंज हो जाता है, और इसमें प्रत्यय लगा है इत। प्रत्यय क्या लगा है? इत, यानी प्रत्यय भी इसमें है, इत प्रत्यय है। नहीं तो केवल प्रति प्लस आशा क्या हो जाएगा? प्रत्याशा, क्योंकि ई का मेल किसी भी स्वर के साथ होता है तो ई हमेशा य में बदल जाता है, और जिस भी व्यंजन पे लगा होता है वह व्यंजन आधा हो जाता है। तो व्यंजन पे लगा है तो हमारा आधा हो गया है, आप देख रहे होंगे, और ई जो है वह य में बदल गया है, आ है तो आ की मात्रा लग गया है, तो प्रत्याश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्याश, और इसमें इत प्रत्यय जोड़ दिया गया है तो प्रत्याशित हो गया है। तो इसमें 2 उपसर्ग हैं, पहला तो अ और एक और उपसर्ग जोड़ दिया गया है, अप्रत्याशित। प्रति प्लस आशा प्लस इत, यानी कि पहले उपसर्ग है बाद में प्रत्यय भी है, प्रत्याशित जो मिलके बना हुआ है। लेकिन प्रत्याशित के बाद भी एक और उपसर्ग और जोड़ दिया गया है, अप्रत्याशित। तो अगर इस तरह का आपके सामने शब्द आता है तो इसमें मूल शब्द आशा होगा। अगर पूछता है कि अप्रत्याशित में कौन सा मूल शब्द है, तो मूल शब्द इसका आशा है। इसमें 2 उपसर्ग लगे हैं, अ और प्रति, और प्रत्यय लगा है इत। इस तरह के घुमा फिरा के कभी कभी कंपटीशन लेवल में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इतना अब आप समझ लिए होंगे तो अब आप आसानी से उपसर्ग पहचान लेंगे। अब उपसर्ग पहचानने में कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उपसर्ग पहचानने के 2 वीडियोज मैं बना दी हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब पार्ट 3 पार्ट 4 में आपको संस्कृत के जितने भी उपसर्ग होते हैं, हिंदी के जितने भी उपसर्ग होते हैं, सारे उपसर्ग, उनके भावार्थ और उनसे बने हुए शब्द आपको मिल जाएंगे, जिससे आसानी से आप नोट्स भी बना सकते हैं।